जैसा कि आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा कि हम लोग आज अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस प्रकार से कक्षा 10 के जो चैप्टर हैं वो स्टार्ट हुए हैं। उसमें हम कुछ चीज़ों को बेसिक चीज़ों को पहले जान लिए थे जो शायद हमको जानना ज़रूरी था। आज हम अपने क्लास 10th की बुक के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए वो सभी चीज़ें बताएंगे, जानेंगे जो उनके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। इसके पहले वाले लेक्चर्स में शायद जानकारियाँ तो बहुत कुछ हैं, लेकिन वो सब बोर्ड एग्ज़ाम से इतना बेनिफिट नहीं दे सकते। तो हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसमें पहले पार्ट में हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया बनी कहाँ से, आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आज हम जानेंगे पूरे चैप्टर के बारे में। पूरे शायद 2 या 3 वीडियो में आपको पूरा ये अध्याय खत्म हो जाएगा। तो हम लोग पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा कुछ नए प्रकार के पदार्थ बनेंगे। यानी अभिक्रिया में क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं या फिर टूटते हैं। यानी कुछ एक ऐसा परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया का सीधा एक शब्द में यदि मीनिंग लिखना चाहें तो ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा परिवर्तन जो एक नए पदार्थ को जन्म देता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी ऐसे परिवर्तन जिससे नया पदार्थ बने, नया पदार्थ बने। यानी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम दे सकते हैं कि एक ऐसा परिवर्तन, ऐसी अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन, परिवर्तन को हम बोलते हैं अभिक्रिया। यानी ऐसा परिवर्तन या ऐसे अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ पे डाल सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन। हाँ, तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होगा। हाँ, तो हमने इसका परिभाषा आसानी भाषा में लिख लिया। बस कुछ है नहीं, बस इसी चीज़ों को परिवर्तित किया है अपने लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसा परिवर्तन है जिससे कोई नया पदार्थ बनता है, यानी जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। माने तो सटीक परिभाषा यही है, क्योंकि हमेशा 2 पदार्थ मिलते नहीं हैं। इसमें ऐसा होता है कि कोई एक पदार्थ जो अपने अन्य भागों में टूट जाता है। तो सटीक परिभाषा इसी, लेकिन इसको लैंग्वेज देने के लिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। मेन पर्पस रासायनिक अभिक्रिया में होता है कि वो हमेशा नया पदार्थ बनाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। जैसे एग्जाम्पल में बता सकते हैं, यानी ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें नया पदार्थ बनता है। तो जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि लोहे में लग गया जंग तो वह रिटर्न अच्छा खासा लोहा नहीं दे सकता, वह एक नया पदार्थ बन जाता है। नए पदार्थ की विशेषता क्या होती है कि उसके गुण जो होते हैं वह पुराने पदार्थों से एकदम भिन्न होते हैं। यानी नए पदार्थों के गुण जो होते हैं पुराने पदार्थों से भिन्न होते हैं।
इस प्रकार इसको बता सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, दूध से दही बनना। इसके कई एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम आपको ऐसे उदाहरण दें तो ऐसे श्वसन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोयले का जलना, इस प्रकार से हमारे कई एग्जाम्पल उदाहरण हो सकते हैं जो ये बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी परिवर्तन होता है जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। बनने वाला नया पदार्थ जो होता है उसके गुण पुराने पदार्थों के गुण से एकदम भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तब तक आपके मन में एक अलग से प्रश्न खड़ा होगा कि कुछ पार्ट्स इसमें होंगे जो तो डायरेक्ट ने भाषा में, लेकिन केमिकल रिएक्शन में केमिकल के पदार्थों को मिलाया जाए, यानी इसको यदि हम लिखें तो लिख सकते हैं कि यदि कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन क्या पता हमको ये चीज़ें डायरेक्ट दे दी जाएं। तो एक चीज़ समझ में आता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्शन करके नया पदार्थ बनाती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं कि जो चीज़ें रिएक्शन करती हैं, जो चीज़ें अभिक्रिया करती हैं, जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, उन पदार्थों को हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। शायद ये सब थोड़ी थोड़ी मोटी चीज़ें पिछले वीडियो में बता दिए थे। इसको बोलते हैं अभिकारक। यानी इसकी परिभाषा दें तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ यानी जिन पदार्थों से अभिक्रिया होती है उन्हीं को हम बोलते हैं अभिकारक। लेकिन अभिकारक जो नया पदार्थ बनाते हैं इनको हम बोलते हैं उत्पाद। जैसे इस चीज़ को समझने के लिए आपको बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे समझें तो कोई मशीन है, कोई मशीन है। इस मशीन में जो कच्चे पदार्थ डालते हैं यानी जिससे हम कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं, उन डाले गए कच्चे पदार्थों को ही हम अभिकारक कहते हैं। डाले गए कच्चे पदार्थों को ही हम अभिकारक कहते हैं। जैसे आप दूध से घी, मक्खन आदि चीज़ों को बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार से जैसे आप उसमें दूध में चीनी, दूध और अन्य चीज़ों के साथ गर्म करते हैं तो जाके हमको एक मीठा के रूप में यानी दूध जला हुआ मिलता है। तो जिस चीज़ को हम मिला के बनाते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। और मशीन के फलस्वरूप बनने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, जैसे मशीन को बोलते हैं ये नए नए उत्पाद, नए नए प्रोडक्ट आए हैं, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। और अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमको प्रोडक्ट के रूप में कुछ ना कुछ नया पदार्थ बना के देते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को क्या क्या कहते हैं। तो हमने इस चीज़ों को एक साथ कुछ तेज़ी से पढ़ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वे सभी चीज़ें होती हैं, वे सभी परिवर्तन होते हैं जिसमें कुछ न कुछ नया पदार्थ बनता है। इन्हें हम यदि बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की, तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएँ होती हैं कि जो नए पदार्थ के गुण होते हैं वो पुराने पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएँ अनउत्क्रमणीय होती हैं, यानी इनको हम लिख देते हैं इनके। तो ये परिवर्तन यहाँ पे, ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय यानी जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से हम फिर ऑक्सीजन और कार्बन अलग अलग फिर से नहीं मिल पा सकते,
यानी यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में संभव होती है। तो इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसके दूसरा गुण क्या होता है कि पुराने पदार्थों के गुण यानी नए पदार्थ का गुण पुराने से भिन्न होता है, यानी नए पदार्थ का गुण बिल्कुल भिन्न। अब किससे भिन्न होगा इतना तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल भिन्न। इसके और अधिक गुण लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हमारा पहला गुण हो गया है और ये दूसरा। तीसरे की बात करें कि इसमें हम पुनः अभिकारक नहीं पा सकते, पुनः अभिकारक को हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो इतनी चीज़ों के बारे में हमने जाना है कि हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती क्या हैं, इसमें भाग लेने वाले पदार्थ को क्या क्या कहते हैं। तो इस पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि मान लीजिए हमको प्रोडक्ट के रूप में कोई चीज़ मिल गया, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें अभिक्रिया हुआ है या फिर अभिक्रिया करना है। यानी अभिक्रिया के हो जाने के बाद हम कैसे जानेंगे कि किसी पदार्थ में अभिक्रिया हुआ है या फिर अभिक्रिया भी होना है। तो इसको जानते हैं अगले स्टेप में। तो इसको मिटा हाँ, तो अब जानेंगे हमारे रासायनिक अभिक्रिया के गुण। यानी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से हम जान सकते हैं, किस तरह से अपने इसको यानी रासायनिक अभिक्रिया को किस तरह से प्रकट कर सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया, यानी किस तरह से हम उसको देख सकते हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो आप देखेंगे यानी रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरणों को सामने रखते हैं, उसके साथ अच्छा खास समझ में आएगा। जैसे भोजन का पचना, दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, कोयले का जलना, कोयले का जलना। इस प्रकार की कई अभिक्रियाएं हमने आपके सामने रखा था, जिसमें आप देखेंगे कि हर एक अभिक्रिया में कुछ न कुछ गुण मिलते हैं। जैसे भोजन के पचने पे कोई न कोई अलग से गैस निकलती है, कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता है जिससे हम फिर भोजन को पुनः नहीं पा सकते, कुछ न कुछ रिएक्शन के बाद। दूध से दही बनने के बाद दूध एक लिक्विड फॉर्म होता है और यह एक जैलीय फॉर्म यानी थोड़ा ठोस तो थोड़ा द्रव के रूप में आ जाता है दही। कोयले को हम देखेंगे तो कोयला बहुत हार्ड पदार्थ होता है जो जलने से पहले होता है और जलने के बाद हमको पाउडर के रूप में मिल जाता है, यानी इसकी अवस्था में कुछ न कुछ परिवर्तन हो गया। तो बात खड़ा होता है कि हम अभिक्रिया को कैसे जानेंगे। तो अभिक्रिया को जानने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इसको हटाते हैं। तो आपने देखा कि भोजन पचने के दौरान तो आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रेक्षण, कुछ गुण इस प्रकार से निकलते हैं जिसको हम देख के बता सकते हैं कि इस पदार्थ में अभिक्रिया भी हुई है या फिर अभिक्रिया होनी है। तो क्या क्या गुण है इसको हम देखते हैं। तो हमारा पहला गुण मिलता है कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोयला अवस्था परिवर्तन, जैसे कोयला जला और पाउडर बन गया। दूध एकदम लिक्विड फॉर्म था और उससे दही बनने पर एक ट्रांसफॉर्म यानी जेली फॉर्म लगभग ठोस के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक दूसरा देखेंगे कि आप कोयले को देखेंगे तो पहले एक काला पदार्थ कार्बन के रूप में होता था, जो बाद में अपना कलर भी चेंज कर देता है, एक वाइट पदार्थ मिल जाता है, यानी इसको बोलते हैं रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन इस प्रकार यानी अवस्था में परिवर्तन होगा, उसके रंग में परिवर्तन होगा। इस अभिक्रिया के दौरान एक गुण ये भी देखेंगे, उसमें से कुछ न कुछ गैसें निकलेंगी, कुछ न कुछ अलग से इसी अभिक्रिया के अभिकार्य से कुछ न कुछ गैसें भी निकलेंगी उत्पाद के रूप में। तो गैसों का
गैसों का निकलना। ये हमारा तीसरा गुण मिलता है। चौथा गुण बात करते हैं कि हर अभिक्रिया में कुछ न कुछ टेम्परेचर मिलता है, यानी उष्मा देते हैं। अभिक्रिया के दौरान आप देखेंगे कि बिना उष्मा के न तो दूध दही में जाएगा, न ही कोयला पाउडर में चलेगा। भोजन के दौरान आप भोजन करते होंगे तो देखते होंगे, खाते खाते आप तो ठंडियों में तो नहीं पता चलता, लेकिन गर्मी में आप इस समय आ गया है जिस समय आप ये भी चेक कर सकते हैं कि खाते खाते आपके पूरे शरीर, पूरे बदन भीग जाते हैं। उसमें होता क्या है कि विभिन्न क्रियाओं के साथ, विभिन्न अभिक्रियाओं के दौरान आपके ऑर्गन्स कुछ रिएक्शन करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, जिसके दौरान आप में से उष्मा बाहर निकलती है, टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। तो इसको चौथा गुण मिल जाता है तापमान में परिवर्तन। हमारा अगला गुण मिल जाता है तापमान में परिवर्तन। तो इस प्रकार से कुछ गुण आपको देखने को मिलेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यानी उत्पाद बनने पे हमको ऐसे ऐसे परिवर्तन प्राप्त होते हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हम किसी अभिक्रिया को देख के ये बता सकते हैं कि इसमें अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं। लेकिन बात करें कि क्या अभिक्रिया को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, किस प्रकार से दिखाएंगे। तो अभिक्रिया को दिखाने के लिए कुछ न कुछ गुण होता है, कुछ न कुछ क्वालिटी होती है। जैसे हम बात करें कि कोयले का जलना, तो हम मौखिक रूप से बोल के नहीं बता सकते हैं कि कोयले का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। उसको हम अपने टीचर से बता सकते हैं, अपने दोस्तों से बता सकते हैं, लेकिन एक एग्जामिनर को लिखित रूप में चाहिए होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो उसको बताने के लिए कुछ निर्देश होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके अधीन हमको कार्य करना पड़ता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस कारक का प्रयोग करते हैं वे कुछ इस प्रकार से हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हम कुछ सूत्रों, कुछ नियतांकों और कुछ कीवर्ड यानी कॉमन वर्ड को ध्यान में रखते हैं। जैसे हम बात करें कि यदि हम ऐसे लिखें कि कोयला को और ऑक्सीजन को कोयले और ऑक्सीजन को मिलाया, तो घोल के मिलाएंगे, इसी की स्थिति में जलाएंगे तो जलाने के लिए डेल्टा साइन होता है, और उससे मिलेगा हमको कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयले और ऑक्सीजन को मिलाने से जब हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसी को बोलते हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है? तो अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जो सूत्र, नियतांक या शब्द लिखते हैं उसी को बोलते हैं समीकरण। तो समीकरण गणित की भाषा में आप समझेंगे कि जिसके बराबर के दोनों पोर्शन में यानी बराबर के दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ न कुछ हो, उसी को बोलते हैं समीकरण। तो यानी अभिकारक से कुछ उत्पाद बने तो इसी को बोलते हैं हम लोग समीकरण। यानी अभिकारक से उत्पाद बने तो अभिकारक और उत्पाद के संबंध को ही हम समीकरण दर्शाते हैं। इस समीकरण को दर्शाने के लिए कई प्रकार से हैं। जैसे हम समीकरण को उनके कीवर्डों यानी शब्दों के द्वारा दर्शा सकते हैं। फिर इन्हीं समीकरण को हम, जैसे कोयले का सूत्र होता है C यानी कार्बन का सूत्र होता है C, और ऑक्सीजन O2, इनके जलन से यानी इनके अभिक्रिया के फलस्वरूप हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं यानी CO2। हाँ, तो यहाँ एक कोयले का सूत्र होता है C, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। इन दोनों के मिलने से हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनके उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों अभिकारक और ये उत्पाद। तो इन दोनों समीकरण में आप देखेंगे, इन दोनों सिचुएशन में यानी दोनों स्थिति में आप देखेंगे कि यहाँ भी कुछ न कुछ उत्पाद हैं, यहाँ भी कुछ न कुछ उत्पाद हैं और कुछ न कुछ अभिकारक हैं। तो दोनों सिचुएशन में
अभिकारक और उत्पाद में कुछ न कुछ रिलेशन है, कुछ न कुछ पोषण है, तो क्या इन दोनों विधियों को, दोनों तरीकों को हम समीकरण के रूप में कह सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब होगा यस, यानी हाँ, हम दोनों विधियों को कह सकते हैं कि दोनों ही एक समीकरण हैं। तो इनको हम जानेंगे कि हमारे समीकरण किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से विभाजित रहते हैं। तो अभिक्रिया के समीकरण यानी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण कुछ इस प्रकार से दिखाए जाते हैं, यानी दो प्रकार से दिखाए जाते हैं। इस समीकरण को हम कहते हैं, शब्दों के माध्यम से अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण यानी परिभाषा लिखना यार हमेशा ऐसे बता देते हैं कि जब किसी अभिक्रिया को उनके मेन शब्दों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी मुख्य शब्दों के द्वारा लिखा जाता है, दर्शाया जाता है, उसी को बोलते हैं शब्द समीकरण। ठीक, लेकिन रासायनिक समीकरण मेन रूप से इसी को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सूत्र समीकरण या रासायनिक समीकरण। इसमें क्या होता है, किसी अभिक्रिया को उनके प्रतीकों, सूत्रों के द्वारा निर्देशित किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब किसी अभिक्रिया को उनके सूत्रों और प्रतीकों के द्वारा प्रकट किया जाए, प्रदर्शित किया जाए, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, यह सूत्रों एवं प्रतीकों के रूप में होता है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा दे सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया को उनके रासायनिक सूत्रों एवं प्रतीकों के द्वारा प्रकट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे कि रासायनिक समीकरण यदि लिखना है तो हमको तत्वों के सूत्रों एवं प्रतीकों को जानना अति आवश्यक है। तो आप यदि चाहें तो आवर्त सारणी से 1 से 30 तक के तत्वों को क्रम बाई क्रम 1 से 30 तक के तत्वों को याद कर लें, जो आपको सहूलियत देगी। तो इस प्रकार हमने जाना रासायनिक समीकरण में शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण क्या क्या होते हैं। आगे जानेंगे कि हमारे रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखे जाते हैं। रासायनिक समीकरण में आता है ढांचा समीकरण, जो एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है। फिर उन समीकरण को संतुलित करेंगे, जो कुछ अलग तरीके से हम आपको अलग अंदाज में समझाएंगे। तो यदि आप इस तरह से वीडियो में बने रहें, अंत तक देखते हैं, तो आपको कुछ हद तक ज़्यादा ही फ़ायदा मिलेगा, जो शायद आपको स्कूलों में या फिर अन्य जगह पे नहीं मिल पाता। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, वीडियो को रेगुलर पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक पे भी क्लिक करें। एक हमारा अलग से चैनल, दूसरा चैनल है, जिस पे आप अर्थ साइड से यानी जियोग्राफी, मैप, इंडियन मैप और इस तरह से इतिहास, भूगोल आगे चल के आ सकता है। तो अभी के टाइम पे मैप की अच्छी खासी क्लास चल रही है, जो आपको सामाजिक विज्ञान में बहुत ही हेल्प करेगी। तो उसको भी सब्सक्राइब करें, उसके नीचे दिए गए लिंक को भी देखें, क्लिक करें और वीडियो को वॉच करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।